नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। हाल समाचार में आज हम बात करेंगे कास्टिज्म या जातिवाद की, क्योंकि ताजा मामला इसी से जुड़ा हुआ है। मामला है गुजरात के गांधीनगर के एक गांव का। यहाँ पर एक दलित युवक अपनी बारात लेकर जा रहा होता है। वो घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात ले जा रहा होता है। तो जब वो गांव के बीच से गुजर रहा होता है तो बीच में जो है सवर्ण जाति के 3 से 4 युवक आते हैं और उस लड़के के साथ उसको थप्पड़ मारते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं और इस तरह से जो है उसको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं इस पूरी घटना के बाद जो है वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचता है और उसके बाद उन लड़कों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और यहाँ तक कि वो दलित लड़का भी जो है बाद में फिर अपनी शादी की रस्म पूरी कर लेता है। दुल्हन पक्ष के लोग उस स्पॉट पे आते हैं, कार से उसको बैठा कर ले जाते हैं, शादी की रस्म पूरी कर ली जाती है। लेकिन कहीं न कहीं सवाल इस बात का है कि आज भी 2024 में 21वीं सदी में इस तरह की रूढ़िवादी विचारधाराओं का बोलबाला इतना जबरदस्त है, जब इस तरह की हरकतें करने वाले लोग पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से जो नॉलेज ले रहे हैं रूढ़िवादी परंपरावादी ज्ञान, वो ये भी भूल जाते हैं कि जिस टेक्नोलॉजी के जरिए उन तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, ये कहीं न कहीं तभी विकसित हो पाई जब रूढ़िवादी विचारधाराओं को किनारे किया गया और विज्ञानवादी, तार्किक, लॉजिकल चीजों को आगे लेकर आया गया या इनके क्षेत्र में काम किया गया। इससे पहले की अगर बातें करें तो जून 2020 की ही एक घटना याद आ जाती है, जब अमरोहा उत्तर प्रदेश में केवल 17 साल का एक लड़का विकास, उसको केवल इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो एक मंदिर में चला जाता है जहां पर आमतौर पर सवर्ण ही जाया करते थे। तो बाद में आवेश में आकर कुछ लोग जो है उस लड़के को गोली मार देते, केवल 17 साल का एक लड़का। तो कहीं न कहीं हमारे समाज में आज भी जातिवादी मानसिकता इतनी बुरी तरह से भर चुकी है, इतनी बुरी तरह से हम लोग जो है इसकी आगोश में आ चुके हैं कि चाहकर भी इससे नहीं निकल पा रहे। किसी ने ठीक ही कहा है, जाति है जाति नहीं, कास्ट मतलब चाहकर भी नहीं जा पा रही है। इसके पीछे यही एक रीजन है कि हमने इसके लिए माहौल बना लिया, वातावरण बना लिया और इस वातावरण में शामिल है हमारी प्रथाएं, परंपराएं या रूढ़िवादी कुछ इस तरह के विचार, कुछ इस तरह के ट्रेडिशंस जिनको हम चाहकर भी जो है छोड़ नहीं पा रहे या इन पर सवालिया निशान नहीं उठा पा रहे। जातिवाद के अगर इतिहास में जाएं तो इसकी शुरुआत तकरीबन 1500 बीसी से होती है, ईसा के जन्म के 1500 साल पहले। उस समय जातिवाद तो नहीं था, लेकिन उस समय जो एक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, कहीं न कहीं उसी से जातिवाद की उत्पत्ति हुई। तमाम तरह की किताबें, इतिहास और जो तमाम तरह के जो हैं लेखक हैं, विद्वान हैं, वो कुछ इसी तरह की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था से ही बाद में धीरे धीरे जातियां निकली। 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का जो एक टाइम था, इस समय जो है ऋग्वैदिक काल था। तो ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण हुआ करते थे और जो है इनमें मनुस्मृति पहले जो कि प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, हालांकि आज इसको कोई नहीं मानता। इसकी बहुत सी रूढ़िवादी परंपरावादी जो इस तरह की प्रथाएं जो कहीं न कहीं तार्किक आधार पर मेल नहीं खाती हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। लेकिन बहुत से लोग इसी की कुछ चीज़ों को ओढ़े रहते हैं, उसको जो है ब्लाइंडली फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसके आधार पर यह कहा गया था कि जो आदि पुरुष ब्रह्मा हैं उनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है और भुजाओं से क्षत्रिय की, शूद्र या जो मर्चेंट या व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं उनकी जंघाओं से, और जो शूद्र होते हैं जो लेबर वगैरह होते हैं या नीचे आज के हिसाब से देखें तो पियोन्स की कैटेगरी में जो आते हैं या इस तरह के वर्कर होते हैं, उनको जो है उनकी उत्पत्ति शूद्रों की चरणों से मानी जाती थी। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी बनाएगी बाद में जिनको अवर्ण कहा जाता है, मतलब इनकी कोई जाति नहीं होती थी, जिनको आज एक तरह से दलित माना जाता है। अब ये जो 1500 बीसी से 1000 बीसी की प्रैक्टिस थी, ये एक तरह से केवल कर्म के आधार पर थी, मतलब यहाँ पर अभी ये जन्म के आधार पर नहीं आई थी। आप अगर किसी मामले में स्किल्ड हैं, आप अगर इंटेलेक्चुअल हैं, कोई अच्छा आप जो है
काम कर लेते हैं तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में माने जाएंगे। उसके बाद जो है आप अगर कबीले की रक्षा करने में सक्षम हैं और शासन करने में सक्षम है, आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा, क्षत्रिय वाली में। यहाँ तक ये जो वैश्य थे ये भी बाद में क्षत्रिय ही हो जाते थे। यहाँ पर इस तरह की चीजें चलते रहती थी। बाद में जो 1000 बीसी है और 600 बीसी है, 1000 बीसी से 600 बीसी के टाइम में जो है ये जो जातिवादी व्यवस्था थी ये एक तरह से जन्म के आधार पर होने लगी। यानी कि एक परिवार में अगर किसी के 4 पुत्र पैदा हो रहे हैं तो वो अगर ब्राह्मण है उसका पूर्वज तो वो सारे ब्राह्मण ही कहलाएंगे, क्षत्रिय है तो उसके क्षत्रिय। यहाँ पर कर्म के आधार पर किसी भी तरह का कोई क्लासिफिकेशन जो हो रहा था वो बंद हो गया। बाद में आते आते ये प्रैक्टिस कभी जो है चरम पर गई, मतलब कभी जो है इसमें बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता आई, कट्टरता आई, तो कभी इसमें बहुत ज्यादा कमी भी देखने को मिली। 600 बीसी के आसपास अगर बात करें हम, जब महात्मा बुद्ध आए तो बुद्ध के आने के बाद इस तरह की चीजों का पतन भी हुआ, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है जातिवाद के काफी खिलाफ थे और बहुत से लोग बुद्ध के रास्ते को फॉलो करने लगे, तो इस तरह से जातिवाद का पतन भी होना शुरू हुआ। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं यहाँ पर रूल करने, खासतौर पर वारन हेस्टिंग्स के टाइम की बात है 1772 में, तो उसने देखा कि यहाँ पर मेनली हिंदू और मुस्लिम्स ही रहते हैं, तो इन पर अगर हमें यहाँ पे अपने लॉ फॉर्मुलेट करने हैं तो इनको विश्वास में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने मुस्लिमों को जो है, मुस्लिमों के जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे मुल्ला मौलवी, उनको बुलाया और हिंदुओं की तरफ से जो है ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे जो है अपने कानून को लागू करवाने के लिए चर्चा की, विचार विमर्श किए। और जो उनकी मुस्लिम धर्मगुरुओं की जो कानून होता था धार्मिक किताब के हिसाब से, वो चीजें उन पर अप्लाई की जाने लगी। और जो यहाँ पर हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को वरीयता दी गई कि वो तय करें किस तरह से चीजें होंगी, किस तरह से हमें अपने लॉ को फॉर्मुलेट करेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने वैदिक लॉ को ज्यादा वरीयता दी। यानी वैदिक कानून के हिसाब से चीजें तय होनी चाहिए। तो जब वैदिक कानून के हिसाब से चीजें तय होनी शुरू हुई तो बहुत से जो इस तरह की हमारे समाज में बुराइयां थी, जाति प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, यहाँ तक कि कन्या भ्रूण हत्या या फिर जो कम उम्र में विवाह होता था, इस तरह की कुप्रथाएं बहुत ज्यादा चलने लगी और इनके लिए कुछ किया नहीं जा सका तब तक जब तक कि कोई इस तरह का मूवमेंट ना हो गया। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर तब कानून बनाया जब जो है राजा राम मोहन राय ने इसके लिए पुरजोर विरोध किया, बहुत ज्यादा इसकी वकालत की कि इस पर कानून होना चाहिए। ये एक तरह से मानवता के खिलाफ है कि कोई महिला जिसका पति मर चुका है वो एक तो वैसे ही दुख में है और उसके बाद जो है समाज के जो रूढ़िवादी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे आज जातिवाद में अगर कोई दखल देता है कि अरे नहीं इसके हाथ का हम पानी पी लेंगे या इसके साथ हम शादी कर सकते हैं, जो कट्टर होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं, तो वो यही कहते हैं कि तू हमारी प्रथा परंपरा को तोड़ेगा, तू हमारी जो सिस्टम चला आ रहा है बुजुर्गों के समय से उसको तोड़ने की बात करता है, हमारी परंपरा का विरोधी है, प्रथा का विरोधी। इसी तरह से उस टाइम पीरियड पे भी सती प्रथा जैसी प्रैक्टिस को इतनी गहराई से इसका जो है अनुकरण किया जाता था कि अगर कोई आवाज भी उठाता था तो जो कट्टर ब्राह्मण होते थे या जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो एक तरह से उनकी आवाज को दबा देते थे। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जो है इसका पुरजोर विरोध किया, तो उन्होंने इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के जरिए कानून बनवा दिया 1829 में, तो ये सती प्रथा खत्म हो गई। उसके बाद इसी तरह से कन्या भ्रूण हत्या पर या फिर दास प्रथा पर तमाम तरह के कानून बनते गए और धीरे धीरे इस तरह की बुराइयां खत्म होते गई। बाद में जो है इस पर बहुत से समाज सुधारकों ने काम किया, चाहे आपका ज्योतिबा फुले हों या डॉक्टर BR अम्बेडकर हों। ज्योतिबा फुले की अगर बात करें तो उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। वो तो एक तरह से वैदिक कानून के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि इस तरह से एक उच्च जाति के लोगों को ही जो है हिंदू धर्म का नियंत्रण नहीं दिया जा सकता उनके हाथों में, और वो वैदिक कानून को कहीं से कहीं तक नहीं मानते थे। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तो बहुत बड़े लेवल पर जो है 1952 या 56 की बात है जब
तकरीबन 5 लाख जो लोअर कास्ट के हिंदू थे उनके साथ बौद्ध धर्म में उन्होंने अपना धर्मांतरण करवा लिया था 5 लाख लोगों के साथ, क्योंकि उन्होंने पाया कि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सी इस तरह की कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, जिनकी वजह से लोअर कास्ट के लोगों के लिए कुछ खास किया नहीं जा रहा है। तो एक बड़े लेवल पे उनकी तरफ से जो है कन्वर्जन हुआ था। वहां पर ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो बी.आर. अम्बेडकर की एक मांग थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, इनके लिए जो है एक तरह से इलेक्शन में अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए इनको, मतलब जैसे दलित का प्रतिनिधित्व दलितों के निर्वाचन वाली व्यवस्था सही हो, एक तरह से इसको पृथक निर्वाचन वाली व्यवस्था कहा जा सकता था। मतलब आज जैसे आज वाली व्यवस्था में अगर इनको रिजर्वेशन दिया जाता है, कोई एससी का खड़ा होता है तो उसको जनरल भी वोट कर सकता है, किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए, सीट विशेष के लिए उसको टिकट दिया जाता है। लेकिन वो इस व्यवस्था के समर्थक थे कि जैसे अगर कोई दलित कहीं पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो उसका वो जो वोट बैंक हो, उसको वोट देने वाले लोग हों वो दलित ही हों, यानी दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन वाली व्यवस्था बना दो, इसके वो पक्षधर थे। गांधी जी इस व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कहीं ना कहीं ये समाज को तोड़ने वाली चीजें हैं, इससे हमारा समाज टूट जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए फिर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो पूना पैक्ट साइन होता है 1932 में, और बाद में उनकी जो सीटें होती हैं बढ़ा दी जाती हैं। पहले लगभग 78 के आसपास थी तो उसको बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है। इस तरह से मतलब कहीं न कहीं वहां पर थोड़ा सा रिजर्वेशन की शुरुआत देखने को मिल जाती है। आजादी के बाद से ही हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे उनमें भी इस बात की चिंता थी कि ये जो जातिवाद वाली व्यवस्था है इसको कहीं न कहीं खत्म किए जाने की जरूरत है। संविधान में इसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएं। यही वजह है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसमें 14, 15, 16, 17 इस तरह के ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कहीं न कहीं जो जातिवादी व्यवस्था है या जो भेदभाव वाली बातें हैं इनको एक तरह से नकारती है। और सामाजिक सौहार्द के लिए किस तरह का माहौल बने इसके लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 17 अपने आप में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। आर्टिकल 14 जो समानता के अधिकार की बात करता है। तो इस तरह से तमाम प्रावधान किए गए। टाइम टाइम पर जो है इस पर कानून भी बनाए गए ताकि इस वर्ग विशेष के लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। पॉलिटिक्स में भी इसके रिजर्वेशन की बात की जाने लगी। फिर बाद में जो है राजनीति में इसके रिजर्वेशन की शुरुआत भी होती है। जहां तक जातिवादी व्यवस्था को खत्म करने की बात है तो संविधान में जो इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं वो अपनी जगह हैं। शासन प्रशासन की तरफ से जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो अपनी जगह हैं, या फिर संसद में या विधानसभा में जो इसके लिए कानून बनाए जाते हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन वास्तव में अगर ग्राउंड में कुछ करना हो तो इसके लिए सरकार को कुछ अनौपचारिक तरीकों से भी इसमें काम करना होगा, जैसे कुछ गैर सरकारी संगठनों की मदद से या फिर शासन प्रशासन की ही तरफ से इस तरह की पहल की जाए कि गांव में या फिर इस तरह के शहरी इलाकों में, कस्बों में जहां पर इस तरह की रूढ़िवादी विचारधाराएं ज्यादा अस्तित्व में हैं, खासतौर पर जो उत्तर भारत में हरियाणा जैसे इलाके हैं जहाँ पे खाप पंचायतें बहुत ज्यादा जो इस तरह की परंपराएं हैं, जहाँ पे जातिवाद को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, उनको करते हैं। तो वहां पर उनके बीच जाकर उनको समझाने की लॉजिकली या फिर तर्क के आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, विश्वास में लेने की जरूरत है। उन्हें बताना है कि ये कहीं से भी कहीं तक खासतौर पर आज के समय में रिलेवेंट नहीं है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।